Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के एक बड़े मारूफ न्यूरोसर्जन ने हमें ज्वाइन किया और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में कभी ना हो, लेकिन फिर भी ये मसाइल हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं और हमें इसके बारे में आगाही होनी चाहिए। सो मेरे साथ हैं डॉक्टर गौहर जावेद, न्यूरोसर्जन, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर ये इतना खौफनाक सी कोई एक चीज़ लगती है, लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक बात ये लगती है कि ये बाज़ इसके कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, हमें पता भी नहीं चलता, और जब पता चलता है तो यूजुअली देर हो चुकी होती है। क्या ये सही है या कुछ ऐसी अलामात हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं? जी, ब्रेन ट्यूमर्स की अलामात मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। आपकी बात सही है। ऐसा कई दफ़ा होता है कि ब्रेन ट्यूमर्स लेट डायग्नोज होते हैं, जबकि वो आम तौर से इतना एडवांस हो चुके होते हैं कि वो फिर ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट करते हैं मरीज़ के लिए। जी। आम अलामात हैं सर का दर्द। सर का ऐसा दर्द स्पेशली जो कि रात के आखिरी हिस्से में या सुबह होते हुए मरीज़ को तंग करे, या फिर यह है कि उसके साथ उल्टी हो, मतली हो, उसके साथ नज़र में कमी, या यह है कि याददाश्त में ख़राबी हो, या उसके साथ जिस्म के किसी एक हिस्से में सुनपना या कमज़ोरी पैदा होती हो। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ खुदा ना खास्ता कोई मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है। तो ये वो अलामात हैं जो कि दिमाग के ट्यूमर्स की तरफ इशारा करती हैं। अगर ये अलामात आएँ तो फिर हमें अपना स्कैन कराना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि फिर ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता, या इसका कोई जेनेटिक लिंक भी है कि ख़ानदान में भी, जैसे ट्यूमर्स का होता है, ब्रेस्ट जी, कैंसर का होता है कि ख़ानदान में आ रहा है? जेनेटिक कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर्स ख़ानदान यानी नस्ल दर नस्ल बनने का इम्कान होता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इसका नाम है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में ये होता है, उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की, जिसमें कि दिमाग में एक से ज़्यादा ट्यूमर्स एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स में हो सकते हैं। सही। और ऐसा जब भी होता है तो हम यूजुअली तमाम फैमिली मेम्बर्स को स्क्रीन करने के लिए उनके एमआरआई करवाते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि अगर एक फैमिली मेम्बर में ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है तो क्या किसी दूसरे फैमिली मेम्बर में भी है, और अगर है तो हम उसका पहले से इलाज प्लान कर सकें। सही। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा और बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिनके नाम मैं अगर लूँगा तो वो फिर यानी मेरा ख्याल है आम जो पब्लिक है उसके लिए याद रखना मुश्किल होगा। जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, ये भी एक और ऐसा वो है सिंड्रोम है जिसमें कि दिमाग में नस्ल दर नस्ल ट्यूमर बनने का इम्कान होता है। बिल्कुल सही। तो यस, इसके अलावा आम तौर से ब्रेन ट्यूमर्स हेरेडिटरी नहीं होते अच्छा। इन एग्जाम्पल्स के अलावा। यूजुअली ये किसी एक पर्सन में कोई अचानक वजह से- है कि जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर्स बन सकते हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं कि जो जहन में रखें हम, और उनको प्रिवेंट करें, बचाएं उनसे, तो हम ब्रेन ट्यूमर के ख़तरे से बच सकें? जी, ज़्यादातर तो केसेस में जो वजह है वो अननोन है। कुछ केसेस में वो काम हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे रेडिएशन से रिलेटेड बाज़ औक़ात ट्यूमर्स अराइज़ होते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड कुछ ट्यूमर्स अराइज़ होते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ ट्यूमर्स है इनकी तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर ट्यूमर्स में जो जो कि दिमाग के या कमर के ट्यूमर्स होते हैं उसमें वजह अननोन होती है। सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं, किस दर्जे ख़तरनाक हैं ये? क्योंकि अक्सर बिनाइन कहा जाते हैं, क्या ये वाकई बिनाइन होते हैं और बड़े आराम से इनको इलाज किया जा सकता है, यानी ये कोई ख़तरे की बात? अच्छा, दिमाग में पाए जाने वाले जो ट्यूमर्स हैं उसमें दो तरह के ट्यूमर्स हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी, जो कि दिमाग के अंदर ही पैदा होता है, और एक कहलाते हैं सेकेंडरी ट्यूमर्स, जो कि जिस्म के किसी और हिस्से में कहीं कोई कैंसर या इस तरह की कोई डिजीज़ हो जो कि दिमाग तक फैल गई हो, उसको हम है। कहते हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर्स। तो प्राइमरी ट्यूमर्स में जो सबसे कॉमन ट्यूमर है वो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा। यानी जिस्म में पाए जाने वाले कैंसर्स में ख़तरनाक तरीन ट्यूमर्स में से एक है, जो सबसे कॉमन है, दिमाग का अपना ट्यूमर, जिसको हम प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो मेटास्टेटिक ट्यूमर्स हैं वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी ट्यूमर्स। मैंने प्राइमरी और मेटास्टेटिक का फ़र्क अभी आपको बताया। मेटास्टेटिक ट्यूमर्स यूजुअली ज़्यादा जो 40 साल या उससे आगे का जो एज ग्रुप है उसमें कॉमनली पाए जाते हैं, और ये आमतौर से किसी कोई कैंसर वाली बीमारी की मौजूदगी में होते हैं। ठीक है।
जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स हैं, जैसे मैं एक ट्यूमर का नाम लूँगा, उसको हम कहते हैं ग्लायोब्लास्टोमा। ग्लायोब्लास्टोमा एक इंतहाई ख़तरनाक ट्यूमर है, जो कि जब मुकम्मल इलाज भी हो जाए तब भी वो मरीज़ को साल से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं यानी सर्वाइव नहीं करने देता। एवरेज सर्वाइवल जो है उसका साल है। तो हैविंग सेड दैट, दिमाग में बेनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं, जैसे मैं एक नाम लूँगा मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा बेनाइन ट्यूमर है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हैं। इनकी अलामात में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अक्सर वो अलामात ओवरलैप कर रही होती हैं। जैसे उसमें भी सर में दर्द और उल्टियाँ हो सकती हैं जो ग्लायोब्लास्टोमा है, और इसमें भी सर में दर्द और उल्टियाँ हो सकती हैं, लेकिन ड्यूरेशन का फ़र्क है। ठीक है। यूजुअली इसमें जो सिम्टम्स है लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, आमतौर से महीनों और सालों में वो सिम्टम्स वो परसिस्ट कर रहे होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स में। जबकि मलिग्नेंट ट्यूमर्स में जो सिम्टम्स हैं उनकी ड्यूरेशन बड़ी शॉर्ट होती है, यूजुअली हफ्तों से महीनों में होती है, ठीक है। या दिनों में होती है। ठीक है। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। अदरवाइज़ उनमें जो अलामात की जो टाइप है वो तकरीबन एक जैसी होती है, हेडेक, वॉमिटिंग, सीजर्स, किसी एक हाथ या एक पैर में सुनपना या कमज़ोरी, बातचीत में डिफ़िकल्टी, याददाश्त का ख़राब हो जाना, नज़र का ख़राब हो जाना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अभी आपने सर दर्द का जिक्र किया। सर दर्द एक ऐसी अलामत है जिसको कि हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। आजकल गर्मी बहुत शदीद है, बाज़ औक़ात हमें लगता है गर्मी की वजह से सर दर्द हो गया है, कोई टेंशन परेशानी है, सर दर्द हो गया। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन का मसला होता है, फ्रीक्वेंटली दर्द हो रहा होता है। आपने इसको कहा है कि ये एक वाज़ेह अलामत के तौर पे लेना चाहिए ट्यूमर की। तो अब आम सर दर्द या माइग्रेन और ट्यूमर का जो दर्द और माइग्रेन है, कैसे पता चले कि हमें कब न्यूरोसर्जन से मिलना ज़रूरी है? अच्छा, हेडेक एक इतना कॉमन सिम्टम है कि हमारे मुल्क में तो बहुत कम, लेकिन अगर आप किसी डेवलप्ड वर्ल्ड में आप जाएं तो वहाँ पे हेडेक स्पेशलिस्ट अलहदा होते हैं। अच्छा। जो कि सिर्फ हेडेक को डील कर रहे होते हैं। और हेडेक की जो वजूहात हैं वो ज़्यादातर नॉन ट्यूमरस है। ट्यूमर एज अ कॉज ऑफ हेडेक सिर्फ 5 से 6% या एटमोस्ट 10% केसेस में वर्क कर रहा होता है, लेकिन 90 से 95% जो केसेस होते हैं हेडेक के, वो आम तौर से ट्यूमर्स की वजह से नहीं होते। तो आपने ख़ुद भी एक नाम लिया, माइग्रेन है। जैसे माइग्रेन जो है वो यस इट्स अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ हेडेक, और अक्सर बड़ा डिसेबलिंग भी होता है, लोग उससे बड़े परेशान भी होते हैं। लेकिन ये ट्यूमर की वजह से नहीं होता। इसकी यूजुअल वजह ये होती है कि दिमाग में दौरान खून में चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि उससे ये माइग्रेन डेवलप होता है। इसी तरह से टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक जो है यूजुअली स्ट्रेस वाली कंडीशंस में, या ये है कि सनलाइट हेडेक है। सनलाइट हेडेक जैसा कि आपने बताया कि गर्मी में या अगर सनलाइट में एक्सपोजर हो, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो, लॉन्ग टाइम एक्सपोजर हो, तो उसमें हेडेक डेवलप हो जाता है। तो हेडेक के ज़्यादातर कॉजेज़ नॉन न्यूरोसर्जिकल हैं। ये हमारे जहन में है कि जब भी हेडेक हो तो ट्यूमर को ज़रूर एक्सक्लूड करना चाहिए। तो हेडेक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि आपको ये सजेस्ट कर रही होती हैं कि हो सकता है कि ट्यूमर की वजह से हो। जैसे मिसाल के तौर पे हेडेक का लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में वर्स हो जाना। ज़्यादातर हेडेक्स ये पैटर्न फॉलो नहीं करते, वो या तो आराम करने से बेहतर हो जाते हैं, या फिर ये है कि वो दवा खाने से बहुत जल्दी बेहतर हो जाते हैं और दोबारा वापस नहीं आते। हेडेक का परसिस्ट करना फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स, या हेडेक अगर पहले से हो तो उसका पैटर्न चेंज हो जाना, पहले हेडेक किसी और पैटर्न का था, अब वो डिफरेंट पैटर्न का हो गया, या ये है कि उस हेडेक के साथ कुछ दूसरी अलामत आ जाना। मिसाल के तौर पे शदीद उल्टियाँ, स्पेशली ऐसी उल्टी जो कि बहुत फोर्सफुली, जिसको हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं, वो, या ये कि याददाश्त में कमी या नज़र में कमी होना शुरू हो जाना। तो ये आपको सजेस्ट करती हैं कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, इन्वेस्टिगेट करवा के ट्यूमर को एक्सक्लूड करें। या स्पेशली अगर खुदा न खास्ता किसी को हेडेक के साथ सीजर्स या मिर्गी की अलामत भी पैदा हो गई हैं, तो उसको तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करवाए। स्पेशली अगर वो मिर्गी की अलामत 25 साल की उम्र के बाद शुरू हुई हैं उसको, तो शदीद ज़रूरत है उसको इसकी कि वो किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरो फिजिशियन के पास जाए और उसको इन्वेस्टिगेट करे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में इस ट्रॉमा को देखा। हमारे जो मार्केटिंग और सेल्स के हेड हैं, उनके भाई जो कि बिल्कुल यंग मैन, एज 25-23, और अचानक उन्हें ऐसे सर दर्द होना शुरू हुआ, और वो सर दर्द जो एक आध दिन परसिस्ट किया, और उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके गए, और समहाउ वो ही डाइड उस सारी प्रोसेस में। तो क्या ये इतना ही
एकदम से मोहलिक और इतना ही मतलब अचानक से डिस्क्लोज हो सकता है कि कोई ऐसा ट्यूमर था और वो एकदम से आपको जो है वो मौत तक ले जाए? अच्छा, ट्यूमर्स आमतौर से सडन और सिवियर हेडेक नहीं करते। आमतौर से सडन सिवियर हेडेक का मतलब कुछ और है। ठीक है। कहीं ब्लीडिंग हुई है, दिमाग में कहीं ब्लीडिंग हुई है जिससे कि सडन सिवियर हेडेक डेवलप हुआ है। आमतौर से उस ब्लीडिंग का कॉज ट्यूमर्स नहीं होते, ठीक है। बल्कि खून की नालियों में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कि दिमाग में ब्लीडिंग हो और वो सडन सिवियर हेडेक प्रोड्यूस करें। और इतना शॉर्ट कोर्स जैसा कि आपने बताया, ये यूजुअली ब्लीडिंग का होता है, चाहे वो ट्यूमर में ब्लीड हो या किसी नॉन ट्यूमरस कॉज की वजह से ब्लीड हो। ठीक है। ट्यूमर्स जब तक ब्लीड नहीं करें या दिमाग में अचानक से पानी के जो बहाव के रास्ते हैं वो बंद ना कर दें, यूजुअली हेडेक इतना शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता नहीं है ट्यूमर्स का। यूजुअली दिनों में होता है, घंटों में बहुत कम होता है। ठीक है। घंटों से दिनों में बहुत कम होता है, दिनों से हफ्तों में यूजुअली होता है। अभी आपने जैसे खून की नालियों की बीमारियों का जिक्र किया, डॉक्टर साहब ये इनकी क्या अलामात हैं कि हमें अंदाज़ा हो रही है यही जो आपने जिक्र किया यही अलामात आएंगी, या कुछ और भी ऐसी हैं जिससे हमें पता चल जाए? और क्या ये भी मौरूसी तौर पे मुंतकिल होती हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इन बीमारियों का, खून की नालियों की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जो कि अचानक फटकर तो हमारे दिमाग के अंदर जो है वो ब्लीडिंग कॉज कर सकती हैं और वजह बन सकती हैं किसी भी मसले की? जी, इस तरह की जो खून की नालियों की बीमारियां हैं मैंने काफ़ी सारी ट्रीट की हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं ये मेरी उसमें है, स्पेशलिटी है ये मेरी, जो जिसको हम एन्यूरिज्म्स कहते हैं और एवीएम्स कहते हैं। एन्यूरिज्म से मुराद ये खून की नाली कहीं से फूल के फट जाए। ठीक है। एवीएम्स कहते हैं नसों का गुच्छा जो कि फट जाए और उसके नतीजे में ब्रेन में हेमरेज प्रोड्यूस करे। आम तौर से आम जो पैटर्न है वो ये है कि सडन सिवियर हेडेक, जो कि आम तौर से उस मरीज़ ने ज़िंदगी में पहले कभी महसूस ना किया हो। पहली दफ़ा अगर उसको इतना शदीद और अचानक हेडेक हो तो उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ज़िंदगी में पहली दफ़ा। अगर वो उसको ये हेडेक्स होते रहते हैं तो फिर तो इतना मसला नहीं है, और अगर लंबे अरसे से चल रहे हैं इतना मसला नहीं है। लेकिन किसी को अगर ज़िंदगी में पहली दफ़ा शदीद और अचानक हेडेक हुआ है तो उसको उसे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अगर वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा तो उसके नताइज ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये खून की नालियों की बीमारियां भी अचानक हो जाती हैं या ये कुछ लंबा अरसा चलती रहती हैं, और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बीमारियां जी, पैदा होती आपने एक सवाल किया कि क्या ये मौरूसी होती हैं? हाँ। यस, मौरूसी हो सकती हैं। खून की नालियों की बीमारियां मौरूसी हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसमें ये खून की नालियाँ एक से ज़्यादा जगहों पे फूल के फटने का इम्कान होता है, सही ये मौरूसी होती है। इसके अलावा और भी मौरूसी बीमारियां हैं जो कि इस तरह की खून की नालियों में ख़राबी पैदा कर सकती हैं, लेकिन ये अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। ज़्यादातर केसेस में जो खून की नालियों की बीमारियां हैं ये नॉन फैमिलियल होती हैं, आमतौर से फैमिलीज़ में रन नहीं करती। इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। अगर ब्लड प्रेशर किसी में ज़्यादा है और उसको सडन सीवियर हेडेक डेवलप हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। इसके अलावा खून की नालियाँ जो ज़्यादा जो ख़राबी कॉमन है वो ये हाइपरटेंसिव ब्लीड जिसे हम कहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शूट अप कर गया, दिमाग में हेमरेज हो गया और हेमरेज के नतीजे में उसकी तबीयत ख़राब हो गई मरीज़ की, उसमें होश में ख़राबी हो गई, सर में दर्द, उल्टियाँ हो गई, तो उसको ज़रूर जाके इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये इमरजेंसीज़ होती हैं यूजुअली। इमरजेंसीज़ में जो एक्शन है वो मिनटों और घंटों में होता है। आमतौर से उसको अगर डिले करें तो उसके नताइज बड़े ख़राब होते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, थ्रोम्बोसिस भी कुछ कहते हैं कि पता नहीं कहीं आपके कोई खून का क्लॉट बन गया और वो ट्रैवल कर गया, वो अचानक आपको स्ट्रोक भी कॉज कर सकता है, नालियाँ फट भी सकती हैं खुदा न खास्ता आपके दिमाग में, या दिल में चला जाए तो कार्डियक अरेस्ट का ज़रिया भी बन सकता है। ये क्या मसला है और इसके बारे में कैसे हम अवेयर हों? अच्छा, ये ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत हेमरेज के। अगर इसको इस तरह से रख लें कि 70 से 80% केसेस में ब्लॉकेज की वजह से प्रॉब्लम होती है और 15 से 20% केसेस में फटने की वजह से प्रॉब्लम होती है। इसको इस तरह से रेशो को कर लें। अगर तो ब्लॉकेज की वजह से प्रॉब्लम है तो उसमें ये कैटास्ट्रॉफिक इस तरह की अलामत नहीं होती कि अचानक से सब कुछ। तो उसमें यूजुअली जो सिम्टम्स हैं वो घंटों में डेवलप हो रहे होते हैं, मिनटों और घंटों में, ठीक है। सेकंडों और मिनटों में डेवलप नहीं हो रहे होते, और यूजुअली वो प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं।
जब वो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी दिमाग के शरीयान में खून का बहाव बंद हो जाए और बंद होने के नतीजे में जिस हिस्से को वो खून सप्लाई कर रही है, दिमाग के जिस हिस्से को, वो हिस्सा काम करना छोड़ दे, इसको हम कहते हैं इन्फार्क्ट। जैसे हमने हेमरेज उसमें कहा था, हेमरेज से मुराद ये खून की नाली फट के ब्लड जमा हो जाए। इन्फार्क्ट से मुराद ये है कि दिमाग का वो हिस्सा डेड हो जाए जिसको कि खून की सप्लाई मुनक़ता हो गई। और अगर ऐसा होता है तो उसमें अलामात यूजुअली लेस रैपिड होती हैं, सीवियरिटी वैसी हो सकती है, लेकिन उसमें मेन जो अलामत है वो आमतौर से हेडेक नहीं होता। ठीक है। हेडेक, वॉमिटिंग नहीं होती। यूजुअल अलामत जो है वो ये है कि एक साइड ने काम करना छोड़ दिया, एक हाथ ने या एक पैर ने या हाथ और पैर ने या पूरी एक साइड ने काम करना छोड़ दिया, ये यूजुअल अलामत होती है। और वो यूजुअली ऐसे डेवलप नहीं होती, मिनटों और सेकंडों में डेवलप नहीं होती है, यूजुअली घंटों या मिनटों में डेवलप होती है। ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ी कॉमन अलामत हमारे बुज़ुर्गों में पाई जाती है। बाज़ औक़ात ये भी होता है, वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए सुन हुआ नम हुआ लेकिन फिर थोड़ा सा बेहतर हो गया। और TIAs के बारे में भी मैं चाहूँगी कि ज़रूर बताएं कि ये एक मेजर स्ट्रोक से पहले बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स होते हैं कि जिन्हें TIAs कहते हैं और हम उनको इग्नोर करते हैं। आप बीइंग न्यूरोसर्जन क्या समझते हैं कि कौन सी अलामात जो हैं जिनको हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेना है? ये बड़ा अहम सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है आपका, TIAs वाला। TIA से मुराद है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक से मुराद ये है कि चंद सेकंडों या मिनटों के लिए जिस्म के किसी ख़ास हिस्से ने काम करना कम या बंद कर दिया और फिर वो खुद ब खुद ही सही हो गया। यूजुअली इसकी अलामात जो है खून की नालियों के अंदर होती हैं, या तो दिल के अंदर होती हैं या खून की नालियों के अंदर होती हैं, जिसको इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होकर इलाज ना हो तो फिर अगला जो मरहला है उसका वो स्ट्रोक होता है, मेजर स्ट्रोक। और वो मेजर स्ट्रोक को अगर प्रिवेंट करना है तो उसको इस स्टेज पे पकड़ना पड़ता है। यस, यू आर राइट कि ये ज़्यादा एज ग्रुप में होती हैं, 50 या उससे ऊपर के एज ग्रुप में ये अलामात कॉमन है। और उसकी मेन वजह वही है कि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली मैनेज ना करें, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग खुराक पे तवज्जो नहीं देते, कुछ लोग स्मोकिंग बेइंतहा करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल इंटेक जिनका बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर ये प्रोन होते हैं वो इस तरह की बीमारियां डेवलप करने में, जिसको कि हम ऑक्लूसिव डिजीज़ कहते हैं। ऑक्लूसिव मुराद ये खून की नालियाँ बंद होने की वजह से डिजीज़ होती हैं। तो वो आम तौर से ये वो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई होना, क्या ये भी वजूहात हो सकती हैं जो कि इस तरफ ले जाएं? ये मेजर वजूहात हैं। एक तो उम्र, दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, तीसरा ये है कि जिस्म में चिकनाई का ज़्यादा होना जिसको कि हमने लाइफ स्टाइल से वो किया, चौथा स्मोकिंग है। स्मोकिंग एक बड़ा मेजर फैक्टर है, स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म एक मेजर फैक्टर है। तो ये तमाम मेजर फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इन डिजीज़ में, जिसमें खून की नालियाँ बंद हो सकती हैं और बंद होकर अलामात पैदा कर सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर बुज़ुर्ग इस तरह की या कोई भी इंसान ये करे कि 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए उनका कोई एरिया सुन हुआ, हरकत नहीं उसमें हो रही, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो ठीक हो गया, उनको कन्विंस करना भी बड़ा मुश्किल होता है। वो समझते हैं कि पता नहीं वो थोड़ी देर के लिए सुन हो गया होगा, मैं इस करवट पे लेटा रहा हूँ या शायद मैं बैठा रहा हूँ तो इसलिए मुझे ये मसला हो गया। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए और कितना अर्जेंसी होती है इसको फिर ट्रीट करने की? अच्छा, इसके लिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो रश करें किसी उसमें, मगर मैं ये कहूँगा कि अगले चंद घंटों में किसी उसमें पहुँच जाएं, किसी ऐसी फैसिलिटी में पहुँच जाएं कि जहाँ पर के वो इन्वेस्टिगेट हो जाएं उस अलामत के लिए। हो सकता है कि वो अलामत जो है वाकई इस वजह से हो कि वो एक तरफ लेटे रहे हैं, उनके नर्व दब गया है जिससे सुन हो गया और वो खुद ब खुद ठीक हो गया। लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि अगर उनकी उम्र ज़्यादा है तो वो TIA भी हो सकता है, और अगर वो TIA है तो TIA के बाद उनको एक मेजर स्ट्रोक के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है उसको इन्वेस्टिगेट करना। और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें किसी न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए ताकि वो उसको प्रॉपर्ली रूल आउट कर सके कि क्या हुआ? अच्छा, TIAs के लिए यूजुअली जो पहले जिस डॉक्टर का इंतखाब उन्हें करना चाहिए वो न्यूरो फिजिशियन है। ठीक है। या ये कि कोई भी फिजिशियन है, इसलिए कि कोई भी फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन यूजुअली इज़ द बेस्ट पर्सन जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करके और आपको सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ खून पतला करने की दवाइयाँ जो हैं वो काफ़ी हैं इन मसाइल के ऊपर काबू पाने के लिए, इनका हल करने के लिए?
नहीं, खून पतला करने वाली दवाएं, सिर्फ खून पतला करने वाली दवाएं काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अंदर इंटरवेंशन की भी गुंजाइश होती है। अब इंटरवेंशन मुख्तलिफ तरीक़ों से होने लगी है, उसमें सिर्फ सर्जरी ही नहीं है, बल्कि वो एंडोवेस्कुलर से मुराद ये है कि एंजियोग्राफी करते हैं और एंजियोग्राफी करके वो खून की नालियों के अंदर ही अंदर से उसको ट्रीट कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम ये उन कैफियत का जिक्र करें जिसमें ब्रेन ट्यूमर से लेकर अचानक किसी भी खून की नाली का बंद हो जाना, खुदा न खास्ता फटना और इसकी वजह से ये तमाम कैफियत का पैदा होना। अमूमन चोट जो लगती है सर के ऊपर, खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट में या किसी भी हादसे में, वो कौन सी चोट है? मैंने ऐसे भी देखा है डॉक्टर साहब के एक लड़का है और वो मोटर बाइक पे जा रहा है और वो गिरा है और हेलमेट नहीं पहना हुआ और वो उठ के खड़ा हुआ और वो कह रहा नहीं मैं ठीक हूँ एंड देन ही डाइड। तो क्या ऐसे भी होता है कि दिमाग की कोई चोट ऐसी भी होती है कि जो उस वक्ती तौर पे नहीं हमें पता चलता लेकिन इवेंचुअली वो फेटल होती है? सर की चोट के साथ जब भी कोई मरीज़ आता है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के क्राइटेरिया हैं, और उन क्राइटेरिया पे हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो कि यूजुअल नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन होता है। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन ये भी है कि अगर मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी शदीद है तो रिगार्डलेस के मरीज़ की ज़ाहिरी कंडीशन कैसी है आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। एक आपने जैसा भी मोटरसाइकिल का तस्करा किया, तो मोटरसाइकिल से अगर वो गिरा है और उसको शदीद इम्पैक्ट हुआ है सर का, उसके साथ रोड के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, और उसके बाद वो ठीक भी है, लेकिन उसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है वो ये शो कर रहा है कि इसकी हेड इंजरी सिवियर होनी चाहिए थी, नहीं हुई है, तब भी उसको इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है। ठीक है। और एक्सीडेंट आपने ये बहुत सारे केसेस और हैंडल किए होंगे, हमें इसके बारे में बताइए कि ये जो रोड साइड एक्सीडेंट है खुदा न खास्ता है, और कौन से ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिसमें कि यूजुअली जिनको आप डील करते हैं और उसमें आम लोगों का क्या जानना ज़रूरी है? अच्छा, अब हम उसको दो तरह से डिवाइड करते हैं ट्रॉमा को, एक तो एक्सीडेंटल ट्रॉमा और एक नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा। एक्सीडेंटल ट्रॉमा यही है, सबसे कॉमन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, दूसरा है फॉल्स, बंदा जा रहा है, स्लिप हुआ, गिरा, सर पे चोट लग गई, सबसे कॉमन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है व्हीकल टू व्हीकल भी है या पेडिस्ट्रियन टू व्हीकल भी है, तो ये दो तरह के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं कि जो विक्टिम है वो पेडिस्ट्रियन है और उसको किसी व्हीकल ने मार दिया, या विक्टिम जो है वो ड्राइवर है किसी भी व्हीकल का, जो कि मोटरसाइकिल भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, और दो व्हीकल्स आपस में इम्पैक्ट हुआ, दो व्हीकल्स का और कोलाइड हुई। जो नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा है वो यूजुअली वायलेंट ट्रॉमा होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे फायर आर्म इंजरीज़ हैं, फायर आर्म इंजरीज़ हैं या असॉल्ट वाली जो इंजरीज़ हैं वो हम नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा लेते हैं, विच इज़ वायलेंट ट्रॉमा। तो ये दो तरह के ट्रॉमाज हैं जो कि यूजुअली काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक तीसरी तरह का ट्रॉमा भी है जो कि जिसको हम एक्सीडेंटल ट्रॉमा में लेते हैं, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज है। तो इन तमाम इंजरीज़ में जो यूजुअल अलामात हैं वो यही हैं कि या तो उसका जो होश, उसमें कुछ ख़राबी होगी, होश में ख़राबी के लिए हमने मुख्तलिफ स्केल्स बनाए हुए हैं। जो सबसे कॉमन स्केल यूज़ करते हैं वो ग्लासगो कोमा स्केल है, जिस पे कि हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि इसका होश कितना ख़राब है। ठीक। इसके अलावा फिर अलामात और भी होती हैं, मिसाल के तौर पर पुतलियों की हरकत है, हाथों और पैरों की मूवमेंट है, या ये है कि और जो चोटें हैं, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चोट लग जाना जिसमें कि दिमाग के अंदर हड्डी जो है वो दब के घुस गई हो, या ये कि उसको कभी कभार जो दिमाग के निचले हिस्से की जो बोन है उसकी कोई इंजरी होती है जिससे कि मुख्तलिफ नर्व्स पैरालाइज हो सकते हैं, या ब्लीडिंग हो सकती है, या दिमाग का जो पानी है वो लीक कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ अलामात हैं जो कि सर की चोट के बाद ज़ाहिर होती हैं। सबसे कॉमन अलामत जो है वो होश में कमी, सर का दर्द, उल्टियाँ, कहीं से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग, कान से ब्लीडिंग, दौरे वाली कैफियत, या ये है कि पुतलियों की हरकत में कोई चेंजेस, ये तमाम चीज़ें जो न्यूरोसर्जन्स आमतौर से देख रहे होते हैं। तो ये इसका मतलब है कि किसी भी सर की दर्द को, सर की चोट को हमें हल्का नहीं लेना है, क्योंकि इसमें अब जैसे आपने कहा वायलेंट जो चोटें हैं, माँ बाप भी बच्चों को अमूमन मारते हैं, और अमूमन सर के पिछले हिस्से में मारना जो है ये हमारी एक नेशनल हैबिट है पेरेंट्स की। तो आपके ख्याल में ये भी ट्रॉमा कॉज कर सकती है, और क्या ऐसे कंकशंस हो सकते हैं या क्या ऐसे नतीजे हो सकते हैं ऐसे सर पे लगने वाली चोटों के, जिन्हें हम समझते हैं कि इससे कोई एक थोड़ा सा मारा ही है ना? अच्छा, कंकशन एक अलहदा वो है, ग्रुप है, सर की चोटों का एक सेपरेट और वेल डिफाइंड ग्रुप है। कंकशन से आमतौर से मुराद हम लोग ये लेते हैं, न्यूरोसर्जन जो मुराद हैं वो ये लेते हैं कि दिमाग में कोई ज़ाहिरी चोट नहीं लगी है, लेकिन उसका जो फंक्शन है दिमाग का वो वक्ती तौर पे ख़राबी का शिकार हो गया है, वक्ती तौर पे, और वो यूजुअली रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर कंकशन बार बार हो
तो उससे फिर दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस पैदा हो सकते हैं। सही। तो यस, कभी कभार का मारना, माँ बाप आमतौर से वो वायलेंट तरीके से नहीं मारते, चूँकि माँ बाप होते हैं, तो उनकी एक चपत लगा देना मेरा नहीं ख्याल कि वो कंकशन का बाइस होता है। हाँ, लेकिन अगर ज़ोर से सर पे चोट लगे तो उससे कंकशन हो सकता है, और कंकशन यूजुअली टेम्परेरी होता है। तो ये स्पोर्ट्स में बड़े कॉमन है कंकशंस। वालदैन की मारपीट में इतने कॉमन नहीं है, इतने स्पोर्ट्स में कॉमन है। ठीक है। तो अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि अमेरिकन फुटबॉल एसोसिएशन जो है ना, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि कंकशन को डायग्नोस करने के और ऐसे प्लेयर को बाहर निकालने के जिसमें कि कंकशन की अलामात डेवलप हो गई हैं। इसलिए कंकशन एक दफ़ा जब अलामात पैदा करता है तो फिर ब्रेन को आपको रेस्ट देना होता है। सही। और वो अगर आप रेस्ट नहीं दें तो उस कंकशन के आगे मुज़र असरात डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो वो रेस्ट क्या है जो आप समझते रेस्ट हैं ये है कि मज़ीद सर की चोट से उसको बचाएं और उसको किसी भी फिज़िकली जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व ना होने दें। फिज़िकली स्ट्रेसफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से होता ये है कि दिमाग पे सूजन डेवलप होने का इम्कान बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए उसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब हमें वाइंड अप करना है इस सारे टॉपिक को, तो कुछ ऐसा जो आप समझते हैं रह गया हो और ज़रूरी है शेयर करना लोगों के साथ, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। अच्छा, मैं वो स्पेशली बच्चों के हवाले से ज़रूर वो बताऊंगा आपको कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप उनके केसेस में या तो परेशान बिल्कुल नहीं होते या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो कोई छोटा बच्चा अगर उसको सर पे चोट लग जाए तो कब आपको लेके जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। छोटे बच्चों से मुराद है हम इन्फेंट्स और टॉडलर्स की बात कर रहे हैं। तो इन्फेंट्स और टॉडलर्स यूजुअली उनको लेके हॉस्पिटल जाना उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है जबकि मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी जो है ना वो ख़राब हो। सोफे पे से नीचे गिर जाना सीवियर मैकेनिज़्म नहीं है। ठीक है। लेकिन एक 6 या 7 फुट की हाइट से नीचे गिरना या सीढ़ियों के ऊपर रोल होकर नीचे गिरना एक सीवियर मैकेनिज़्म है। तो अगर उसके बाद बच्चा सही भी है तब भी उसको ले जाके एक दफ़ा दिखा ज़रूर दें। ठीक है। किसी उसमें हॉस्पिटल में दिखा दें ताकि मेजर इंजरीज रूल आउट हो जाएं। अगर बच्चे ने वॉमिटिंग शुरू कर दी है, बच्चों में जो मिर्गी के दौरे बड़े कॉमन है चोट लगने के बाद, तो अगर कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया है उसको तो फ़ौरन लेकर के जाएं किसी हॉस्पिटल में। मिर्गी के दौरे में अक्सर लोग ये करते हैं कि उसको झंझोड़ना शुरू कर देते हैं, नाक दबाते हैं, मुंह दबाते हैं। ऐसे नहीं करें उसको। मिर्गी के दौरे के दौरान उसको करवट दिला के एक तरफ छोड़ दें। मिर्गी का दौरा यूजुअली 30-40 सेकंड का होता है, उसके बाद सही हो जाता है। अगर 30-40 सेकंड में अबॉर्ट ना हो रहा हो तो फिर फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएं। मगर खुदा ना खास खुदा यानी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें उसकी नाक दबाना या उसका मुंह दबाना या उसको झंझोड़ना बिल्कुल नहीं करें। इसलिए कि मिर्गी का दौरा एक वो है, उसकी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस है, उसमें करवट दिला के एक तरफ छोड़ देना बेस्ट तरीका है घर में। इसी तरह से अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो, इन्फेंट स्पेशली, या बहुत ज़्यादा सो रहा हो तो उसको फ़ौरन लेके जाएं हॉस्पिटल। या ये कि बच्चों के तालू है ना वो अक्सर खुले हुए होते हैं, अगर तालू ने उसका बल्ज करना शुरू कर दिया तो फ़ौरन लेके जाएं हॉस्पिटल। उसको घर पे नहीं रखें फिर। इसी तरह से बम्प या कोई वो सर पे उसके डेवलप हो जाए गिरने के बाद, या कोई डिप्रेशन डेवलप हो जाए, फ़ौरन लेके जाएं हॉस्पिटल। तो ये चंद एक अलामात हैं जो कि छोटे बच्चों में स्पेशली ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, और या तो उनको रजिस्टर करके और बच्चे को सही टाइम पे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौहर जावेद साहब, न्यूरो सर्जन, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे और आपने इन्फॉर्मेशन हमारे देखने वालों के साथ शेयर की। वी आर ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। अब वक्त है एक ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अपने मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।